मेरा नाम आयुषी है। उम्र 35 साल। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ जिसने अपना करियर खुद बनाया, यहाँ पुणे महाराष्ट्र में। एक मंगलवार की शाम थी जब मेरी माँ का एक मैसेज आया जिसने मुझे हिला कर रख दिया। फ़ोन मत करना और घर मत आना, हमारा रिश्ता खत्म। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैंने रोई नहीं, मिन्नतें नहीं की। मैंने बस 2 शब्द टाइप किए, ठीक है। बस इतना ही। सालों से अपना दिल और पैसा अपने परिवार में लगाती रही। माँ के इलाज के बिल भरती रही, भाई के कर्ज चुकाती रही, उनके रेस्टोरेंट को संभालती रही। सब कुछ एक मैसेज में खत्म हो गया। मैं हमेशा से अलग थलग रही थी। वो जिसने डिजाइन को चुना था पारिवारिक व्यवसाय के बजाय, वो जिसे वो कभी काबिल नहीं समझते थे। लेकिन वो मैसेज, वो एक लकीर थी रेत में। मैं उनके पीछे नहीं भागने वाली थी। आधी रात तक मेरा फोन लगातार बज रहा था। मिस्ड कॉल्स, वॉइसमेल्स, मैसेजों का अंबार। माँ का नंबर बार बार फ्लैश हो रहा था, फिर मेरे भाई का, यहाँ तक कि पिताजी का भी। वो घबरा गए थे और मैं अंदाजा लगा सकती थी क्यों। मैं सालों से उनका सहारा थी और अब मैंने हार मान ली थी। जो कुछ आगे हुआ, उसने मेरे परिवार के बारे में जो कुछ भी मैं जानती थी, सब उलट दिया। इस पूरी कहानी को सुनने के लिए बने रहिए। अगर आपने कभी खुद को परिवार से दूर धकेला हुआ महसूस किया है, तो लाइक बटन दबाइए, कमेंट में अपनी कहानी शेयर कीजिए और इस पूरे रोमांच को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुणे में बड़ी होते हुए हमारा परिवार एक परफेक्ट भारतीय सपने जैसा लगता था। मेरे पिताजी रेस्टोरेंट की एक चेन चलाते थे, एक लोकल लेजेंड जिन्होंने एक छोटे से ढाबे को एक बड़े कारोबार में बदल दिया था। माँ ने अपनी बैंकिंग की नौकरी छोड़ दी थी उनका साथ देने के लिए, घर संभालने और उनकी सख्ती को नरम करने के लिए। मेरा भाई आर्यन, मुझसे 4 साल छोटा, वो गोल्डन चाइल्ड था। वो जिस पर वो अपनी सारी उम्मीदें टिकाए बैठे थे कि वो पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाएगा। और मैं आयुषी शर्मा थी, वो अलग थलग, जो जगहों और रंगों के सपने देखती थी, मेन्यू और मुनाफे के नहीं। शुरू से ही पिताजी ने साफ कर दिया था कि वो क्या चाहते हैं। रेस्टोरेंट हमारा भविष्य है, वो खाने की मेज पर कहते, उनकी आवाज अथॉरिटी से भरी हुई। तुम्हें यही बिजनेस सीखना होगा आयुषी। लेकिन मैं तेल से सने एप्रन और बही खातों की तरफ आकर्षित नहीं थी। मैं इंटीरियर डिजाइन करना चाहती थी। घर, वो जगहें जहां लोग खुद को जिंदा महसूस करें। हाई स्कूल तक आते आते मैं नोटबुक्स में फ्लोर प्लान स्केच कर रही थी, स्लीक ऑफिसों और कोजी लिविंग रूम्स की कल्पना करती थी। जब मैंने पिताजी को बताया कि मैं इंटीरियर डिजाइन पढ़ना चाहती हूं, तो वो हंसे। ये शौक है, करियर नहीं, उन्होंने कहा। उनका लहजा काफी तीखा था। माँ चुप रहीं, उनकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं, पहले से ही पक्ष चुनते हुए। 17 साल की उम्र में मैंने मुंबई के एक टॉप आर्ट स्कूल में अप्लाई किया। एक्सेप्टेंस लेटर आया और मैं बेहद खुश थी। लेकिन पिताजी की रिएक्शन ने मुझे तोड़ दिया। अगर तुम रेस्टोरेंट में नहीं आ रही हो, तो तुम अकेली हो, उन्होंने कहा, बाहें क्रॉस करके। न ट्यूशन फीस, न कोई सपोर्ट। माँ ने हामी भरी। उनकी चुप्पी शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती थी। आर्यन, मुश्किल से 13 साल का, मुस्कुराया जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। मैं अपने ही घर में एक बाहरी की तरह महसूस करने लगी। उनकी उसके प्रति तरफदारी पहले से ही एक दीवार बना रही थी। मैंने 2 जॉब्स की, वेट्रेसिंग और ट्यूशन, उस सब को कवर करने के लिए जो स्कॉलरशिप नहीं देती थी। देर रात की शिफ्ट्स, अनगिनत घंटे और स्टूडेंट लोन का एक पहाड़ मुझे आगे ले गया। पिताजी ने कभी नहीं पूछा कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूं, और माँ का कभी कभार कहा गया,
मुझे तुम पर गर्व है, खोखला लगता था, क्योंकि वो मुड़कर आर्यन के रेस्टोरेंट में आधे अधूरे प्रयासों की तारीफ करती थी। वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता था, चाहे वो क्लास छोड़ दे या ऑर्डर गड़बड़ कर दे। मुझे एक क्रिसमस याद है, जब मैं कॉलेज से घर आई थी। आर्यन एक रेस्टोरेंट को लॉक करना भूल गया। एक चोरी हो गई, जिसमें हजारों का नुकसान हुआ। पिताजी ने इसे टाल दिया। वो सीख रहा है, उन्होंने कहा, जबकि मुझे एक फैमिली डिनर मिस करने के लिए लेक्चर मिला, क्योंकि मुझे एक डिजाइन प्रोजेक्ट फिनिश करना था। दूरी बढ़ती गई। पिताजी का फोकस हमेशा आर्यन पर था, वो बेटा जो साम्राज्य का वारिस बनेगा, चाहे उसे कितनी भी कम परवाह हो। माँ पिताजी के पीछे चलती थी, उनकी गर्मजोशी आर्यन के लिए रिजर्व थी। मैं माँ से करीब रहने की कोशिश करती, वीकेंड पर फोन करती, अपने स्केचेस शेयर करती, लेकिन उनके जवाब छोटे और डिस्ट्रैक्टेड होते। आर्यन रेस्टोरेंट में हेल्प कर रहा है, वो कहती, जैसे ये कोई सम्मान का बैज हो। मैं चीखना चाहती थी, और मेरे बारे में क्या? लेकिन मैं सब कुछ निगल जाती, सोचती कि एक दिन वो मेरी वैल्यू देखेंगे। जब तक मैं ग्रेजुएट हुई, ये दरार साफ थी। मैंने पुणे में अपना नाम बनाया था, बुटीक होटल्स और अपस्केल घरों का डिजाइन कर रही थी। लेकिन पारिवारिक जमावरों में हमेशा रेस्टोरेंट की ही बात होती। तुम हमारे साथ कब ज्वाइन कर रही हो? पिताजी पूछते, जैसे मेरा कैरियर अस्तित्व में ही ना हो। आर्यन मेरी फैंसी ड्राइंग्स के बारे में मजाक करता और माँ मुस्कुराती, मेरा बचाव कभी नहीं करती। उनकी तरफदारी सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी, ये एक दीवार थी, और मैं उसकी गलत साइड पर थी। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो साल उस सब के लिए एक नींव रखते हैं जो आगे हुआ। मैं खुद को साबित करती रही, उनकी दुनिया में एक जगह कमाने की कोशिश करती रही। लेकिन जितना ज्यादा मैं धक्का देती, उतना ही साफ होता जाता कि उन्होंने आर्यन को चुन लिया था, और मैं बस एक बैकअप प्लान थी, जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। आर्ट स्कूल के बाद मैंने अपने इंटीरियर डिजाइन करियर को बनाने में खुद को झोंक दिया। मुंबई ने मुझे बड़ा सोचना सिखाया था, स्पेसेस को स्टोरीज में बदलना, सिर्फ कमरों में नहीं। पुणे वापस आकर मैंने छोटे से शुरुआत की, लोकल कैफेज रीडिजाइन की, भीड़भाड़ वाले ढाबों को आमंत्रित करने वाली जगहों में बदला। मेरा पहला बड़ा ब्रेक 27 साल की उम्र में आया, जब एक बुटीक होटल चेन ने मुझे महाराष्ट्र भर में अपनी लॉबीज को रीवैम्प करने के लिए हायर किया। क्लीन लाइंस, वार्म टेक्सचर्स और मॉडर्न एलिगेंस का टच मेरे डिजाइन्स ने लोगों की नजरें खींची। जल्द ही अपस्केल रेस्टोरेंट्स और प्राइवेट होम्स फोन कर रहे थे, और मेरा नाम आयुषी शर्मा लोकल डिजाइन ब्लॉग्स में दिखने लगा। 30 साल की उम्र तक मैं 6 फिगर के कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर रही थी। पुणे की लग्जरी स्पेसेस के लिए गो टू डिजाइनर के तौर पर अपनी रेपुटेशन बना रही थी। लेकिन घर एक अलग कहानी था। 5 साल पहले माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। डॉक्टरों ने बात को छिपाया नहीं, उनके इलाज में दसियों हजार खर्च होंगे, शायद उससे भी ज्यादा। पिताजी के रेस्टोरेंट बढ़ती लागतों से जूझ रहे थे, और इंश्योरेंस मुश्किल से बेसिक्स कवर करता था। मैंने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैंने उनके हॉस्पिटल बिल्स के लिए पैसे ट्रांसफर किए, स्पेशलिस्ट विजिट्स और दवाइयों को कवर किया। हम तुम्हें वापस करेंगे, पिताजी ने फोन पर कहा। उनकी आवाज छोटी थी, लेकिन मैं इसकी उम्मीद रखने से बेहतर जानती थी। माँ ने एक टेक्स्ट भेजा, थैंक यू आयुषी। लेकिन बस इतना ही, कोई कॉल नहीं, कोई असली शुक्रगुजारी नहीं। ये चुभा, लेकिन मैंने खुद से कहा, ये उनकी सेहत के लिए है, उनकी मंजूरी के लिए नहीं। फिर आर्यन था, मेरा भाई। मुश्किल से 20 के पार, एक साइड बिजनेस शुरू किया था, एक फूड ट्रक वेंचर, जो महीनों में ही डूब गया। उसने कर्ज जमा कर लिए थे, क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट कर दिए थे, और फैमिली रेस्टोरेंट के खर्च का
अपना हिस्सा कवर नहीं कर सकता था। पिताजी ने मुझे एक शाम फोन किया। उनका लहजा पूरी तरह बिजनेस वाला। आर्यन को मदद चाहिए, उन्होंने कहा, जैसे ये मेरी जिम्मेदारी हो इसे ठीक करना। मैंने पैसे भेज दिए, 30,000 उसके कर्ज चुकाने के लिए और 20,000 और रेस्टोरेंट को चालू रखने के लिए। आर्यन ने कभी थैंक यू नहीं कहा। इसके बजाय एक फैमिली बारबेक्यू में उसने अपने आप चीजें संभालने की डींगे मारी, जैसे मेरे पैसों ने उसे नहीं बचाया हो। पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई गर्व से, जबकि मैं वहां खड़ी थी अदृश्य। मैं देती रही। जब एक रेस्टोरेंट को नए इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी, एक वॉक इन फ्रिज जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, मैंने इसे कवर किया। जब माँ के इलाज के लिए दिल्ली में एक स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ी, मैंने ट्रैवल और कंसल्टेशन के लिए पैसे दिए। हर बार मैं उम्मीद करती थी कि वो मुझे देखेंगे, सच में देखेंगे, न कि सिर्फ एक चेकबुक की तरह। लेकिन फैमिली डिनर्स में बातें हमेशा रेस्टोरेंट के बारे में होती, आर्यन की पोटेंशियल या पिताजी के विस्तार की योजनाओं के बारे में। मेरे काम का मुश्किल से जिक्र। एक बार मैंने अपने होटल डिजाइन्स के बारे में एक मैगजीन फीचर शेयर किया, सोचते हुए कि माँ को शायद गर्व होगा। उन्होंने इस पर एक नज़र डाली और कहा, ये अच्छा है, लेकिन आर्यन रेस्टोरेंट में इतनी मेहनत कर रहा है। मैंने मुस्कान जबरन ओढ़ ली। मेरी छाती निराशा से भरी हुई थी। ये पैटर्न मुझे तोड़ता गया। मैं माँ को फ़ोन करती चेक इन करने के लिए, एक असली बातचीत की उम्मीद में, लेकिन वो आर्यन के लेटेस्ट आइडिया या पिताजी के स्ट्रेस की तरफ मुड़ जाती। पिताजी ने कभी मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ तभी कॉल करते जब उन्हें कुछ चाहिए। रेस्टोरेंट महीने थोड़ा कम चल रहा है, वो कहते, और मैं फंड्स ट्रांसफ़र कर देती, एक बेटी की जगह एक एटीएम जैसा महसूस करते हुए। आर्यन इस बीच एंटाइटल्ड एक्ट करता, जैसे मेरी सफलता फैमिली की हो। तुम अच्छा कर रही हो तो मदद क्यों नहीं करती? उसने एक बार कहा कैजुअली, जैसे मेरे सालों की मेहनत का कोई मतलब नहीं। पीछे मुड़कर देखती हूं तो मैं देखती हूं कि मैं कितनी भोली थी, सोचते हुए कि पैसे उनका सम्मान कमा लेंगे। मैंने जो भी चेक लिखा, जो भी बिल चुकाया, वो मैं उस खाई को पाटने की कोशिश कर रही थी जो उन्होंने बनाई थी। लेकिन उन्होंने सब कुछ ले लिया, सालों में लाखों रुपए, और बदले में कुछ नहीं दिया, यहां तक कि स्वीकृति की एक झलक भी नहीं। दर्द जमा होता गया, शांत लेकिन भारी, और मैं सोचने लगी कि क्या मैं कभी उनके लिए काफी होऊंगी? अपने कैरियर के 5 साल बाद मैंने अपने परिवार को एक साहसी आइडिया पिच किया। मेरा इंटीरियर डिजाइन बिजनेस फल फूल रहा था और मैं एक नए वेंचर का सपना देख रही थी, एक सस्टेनेबल डिजाइन फर्म जो होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए इको फ्रेंडली मटेरियल पर फोकस करे। ये सिर्फ एक पैशन प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक बिजनेस प्लान था जो मार्केट रिसर्च से बैक्ड था। पुणे के बढ़ते हॉस्पिटैलिटी सीन में ग्रीन डिजाइन की डिमांड दिखाते हुए मुझे स्केल अप करने के लिए कैपिटल चाहिए था, और पहली बार मुझे लगा कि मेरा परिवार शायद मेरे विजन को एक शौक से ज्यादा के रूप में देख सकता है। मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की, कॉस्ट ब्रेकडाउन और प्रोजेक्टेड रिटर्न्स के साथ पूरी, और उन्हें हमारे फैमिली होम में एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया। मैं डाइनिंग रूम में खड़ी थी, मेरा लैपटॉप खुला, स्लाइड्स रेडी। पिताजी टेबल के सिर पर बैठे थे, बाहें क्रॉस किए हुए, उनका चेहरा अनरीडेबल। माँ पास में मंडरा रही थी, कॉफी सेट कर रही थी, मेरी आंखों से बच रही थी। आर्यन अपनी चेयर में झुका बैठा था, अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, मुश्किल से ध्यान दे रहा था। उसकी पत्नी तारा शर्मा उसके बगल में चुपचाप बैठी थी, मुझे एक छोटी सी मुस्कान देते हुए। मैंने एक गहरी सांस ली और समझाना शुरू किया कि कैसे सस्टेनेबल मटेरियल लॉन्ग टर्म में कॉस्ट कम कर सकते हैं और इको कॉन्शियस क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पुणे को मैप पर ला सकता है, मैंने कहा, मेरी आवाज नर्व्स के बावजूद स्थिर। मैं 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मांग रही हूं, मैं इसे ब्याज के साथ वापस कर दूंगी।
पिताजी ने मुझे खत्म नहीं होने दिया। एक दिवास स्वप्न उन्होंने बीच में काटा, आगे झुकते हुए। तुम्हें लगता है होटलों को रिसाइकल्ड लकड़ी की परवाह है? वो सस्ता चाहते हैं, फैंसी एक्सपेरिमेंट्स नहीं। उनके शब्द थप्पड़ की तरह लगे, लेकिन मैं आगे बढ़ी, क्लाइंट डिमांड पर डेटा दिखाते हुए। आर्यन ने नाक से हवा निकाली, ऊपर देखे बिना भी। पैसों की बर्बादी लगती है, उसने कहा। तुम घरों को डेकोरेट करने में क्यों नहीं लगी रहती? मैंने अपनी मुट्ठियां टेबल के नीचे भींच ली। मेरा चेहरा जल रहा था। मैंने इस प्लान पर महीने बिताए थे, और वो इस पर एक नज़र डाले बिना खारिज कर रहे थे। माँ चुप रही, नैपकिन्स को रीअरेंज करती रहीं। कॉन्फ्लिक्ट से बचने का उनका यूजुअल तरीका। मैं उनकी तरफ मुड़ी, सपोर्ट की एक किरण की उम्मीद में। माँ, आपने मेरा काम देखा है, आप जानती हैं मैं ये कर सकती हूँ। उन्होंने हिचकिचाया, फिर बड़बड़ाईं। ये रिस्की लगता है आयुषी। रेस्टोरेंट वो है जो हम जानते हैं। उनके शब्द पिताजी के शब्दों से भी बुरे, चुभे। मैंने उनके इलाज के लिए पैसे दिए थे, उनके बिजनेस को बचाया था, और फिर भी मैं बाहरी थी। तारा ने बोला, उनकी आवाज सॉफ्ट लेकिन क्लियर। मुझे लगता है ये इनोवेटिव है, उन्होंने कहा, नर्वस तरीके से आर्यन की तरफ देखते हुए। सस्टेनेबिलिटी अब एक बड़ी बात है। एक पल के लिए मैंने उम्मीद की चिंगारी महसूस की, लेकिन आर्यन ने उन्हें एक नजर दी और वो पीछे हट गईं। कुछ और नहीं कहा। पिताजी ने हाथ लहराया, डिस्कशन को काटते हुए। हम इस पर पैसे नहीं फेंक रहे, उन्होंने कहा। आर्यन एक नए रेस्टोरेंट लोकेशन पर काम कर रहा है, वो हमारी प्राथमिकता है। आर्यन मुस्कुराया, जैसे उसने एक कंपटीशन जीत ली हो जिसके बारे में मुझे पता नहीं था कि मैं थी। मैंने आखिरी बार कोशिश की। ये कोई हैंडआउट नहीं है, मैंने कहा, मेरी आवाज उगते हुए। ये रिटर्न्स के साथ एक इन्वेस्टमेंट है। मैंने अपना कैरियर कुछ नहीं से बनाया है। आप जानते हैं, मैं इसके लिए अच्छी हूं। पिताजी ने सिर हिलाया। तुमने अपना रास्ता चुना आयुषी। फैमिली बिजनेस पहले आता है, आर्यन ने जोड़ा। शायद अगर तुम रेस्टोरेंट में मदद करती तो हम तुम्हें सीरियसली लेते। मैं चीखना चाहती थी। मैंने उन्हें लाखों रुपए दिए थे, बार बार उन्हें बचाया था, और वो अभी भी मुझे एक स्केचबुक वाली बच्ची की तरह देखते थे। कमरा छोटा लगने लगा, हवा उनकी खारिजी से भारी। मैंने अपना लैपटॉप पैक किया, मेरे हाथ कांप रहे थे। तारा ने मेरी आंख पकड़ी जब मैं निकल रही थी, मुंह से कहते हुए, आई एम सॉरी, लेकिन इससे मदद नहीं मिली। घर ड्राइव करते हुए मैंने उनके शब्दों को दोहराया, हर एक एक रिमाइंडर कि मैं कभी काफी नहीं होंगी। पिताजी का फोकस आर्यन पर था, हमेशा आर्यन, चाहे मैंने खुद को कितनी भी बार साबित किया हो। माँ की चुप्पी भी उतनी ही बुरी थी। उनकी लॉयल्टी पिताजी के विजन से बंधी हुई थी। यहां तक कि तारा, जिसने मेरे आइडियाज में पोटेंशियल देखा, उनके सामने खड़ी नहीं हो सकी। उस रात मैं अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी, अपने बिजनेस प्लान को घूरते हुए। मैंने इसमें सब कुछ डाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने परिवार में सब कुछ डाला था। लेकिन उनकी रिजेक्शन सिर्फ पैसे के बारे में नहीं थी, ये मेरे बारे में थी। वो मुझ में विश्वास नहीं करते थे, और ये मुझे जितना मैं स्वीकार कर सकती थी उससे ज्यादा दुखाता था। मुझे तब नहीं पता था, लेकिन वो मीटिंग खत्म होने की शुरुआत थी। एक शाम, एक फैमिली डिनर के बाद, मैंने कुछ सुन लिया जो मैं सुनने वाली नहीं थी। टेबल साफ हो गई थी और मैं किचन में अपनी जैकेट लेने गई थी, घर जाने की प्लानिंग में। तारा सिंक के पास रुकी हुई थी। उनके हाथ एक डिश टॉवल से फिजेट कर रहे थे। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर मुझे एक तरफ खींचा। उनकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट, आयुषी, कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए, उन्होंने कहा।
उनकी आंखें डाइनिंग रूम की तरफ भागती हुई, जहां पिताजी और आर्यन बात कर रहे थे। आर्यन रेस्टोरेंट से पैसे ले रहा है, हजारों, इसीलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा पेट गिर गया। मुझे पता था रेस्टोरेंट ट्रबल में थे, लेकिन मैंने सोचा ये सिर्फ खराब बिजनेस है। वो सालों से स्किमिंग कर रहा है, तारा ने जोड़ा, उनकी आवाज कांपती हुई। मुझे रसीदें मिली, छिपे हुए अकाउंट्स। वो तुम्हारे माता पिता से झूठ बोल रहा है। मैं जमी खड़ी रही, उनके शब्दों को प्रोसेस करती हुई। तारा डरी हुई लग रही थी, जैसे उन्होंने अभी अपने पति को धोखा दिया हो। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती, मैंने अगले कमरे से पिताजी की आवाज सुनी। मैं धीरे से पास गई, दरवाजे के पीछे, नजर से बाहर रहते हुए। वो माँ से बात कर रहे थे, उनकी आवाजें नीची लेकिन तीखी। हमें वसीयत को फाइनलाइज करना होगा, पिताजी ने कहा। उनका लहजा दृढ़। आर्यन ही एकमात्र है जो इस परिवार को एक साथ रख रहा है। आयुषी अपनी चीज करती रहती है, उसे हमारी परवाह नहीं। मेरा दिल धड़का। माँ ने कुछ बड़बड़ाया जो मैं नहीं पकड़ सकी, फिर कहा, उसने हमें बहुत कुछ दिया है स्टीवन। पिताजी ने उन्हें काटा। पैसे, वफादारी नहीं। आर्यन हमारी विरासत है। हम रेस्टोरेंट उसे छोड़ देंगे। मुझे लगा जैसे कमरे से हवा खींच ली गई हो। वो मुझे काट रहे थे, मुझे उनके भविष्य से मिटा रहे थे, वो सब कुछ करने के बाद जो मैंने किया था। मैं पीछे के दरवाजे से फिसल गई। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। वो सारे साल माँ के मेडिकल बिल्स चुकाने में, आर्यन को बेल आउट करने में, उनके रेस्टोरेंट बचाने में, और उन्होंने मुझे बेवफा के रूप में देखा। मैं एक धुंध में घर ड्राइव कर गई, तारा के कन्फेशन और पिताजी के शब्दों को दोहराती हुई। आर्यन की चोरी ने लगातार कैश शॉर्टेज को समझाया। देर से वेंडर पेमेंट्स जो मैंने कवर किए थे, और फिर भी वो उसे चुन रहे थे, उसे रिवॉर्ड कर रहे थे। धोखा जला, लेकिन मैं उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं थी, अभी नहीं। अगली सुबह मेरा फोन माँ के एक टेक्स्ट से बज उठा। फोन मत करना या आना, हम खत्म हो गए। शब्द एक मुक्के की तरह लगे। मैं स्क्रीन को घूरती रही, मेरे हाथ कांप रहे थे। ये सिर्फ वसीयत के बारे में नहीं था, ये पर्सनल था। माँ, जिनके साथ मैं हमेशा सबसे करीब रही थी, मुझे शट आउट कर रही थी। मैंने ठीक है टाइप किया और भेज दिया। इससे पहले कि मैं ओवरथिंक कर सकूं, मेरी उंगलियां कॉल बटन के ऊपर मंडराईं। लेकिन मैं रुक गई। अब और पीछा नहीं, अब और मिन्नतें नहीं। अगर वो मुझे गया हुआ चाहते थे, तो मैं उन्हें बिल्कुल वही दूंगी। मैंने अपनी बैंकिंग ऐप खोली और हर रिकरिंग पेमेंट कैंसिल कर दिया जो मैंने उनके लिए सेट किया था। माँ के मेडिकल एक्सपेंसेस गए, आर्यन के डेट पेमेंट्स बंद, रेस्टोरेंट के यूटिलिटी बिल्स अब मेरी समस्या नहीं। मैंने 3 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए थे उन्हें चालू रखने में। सैकड़ों घंटे उनकी जिंदगियों को फंड करने के लिए काम किया था, और उन्होंने इसे मेरे चेहरे पर वापस फेंक दिया था। उन बंधनों को काटना एक वजन को छोड़ने जैसा लगा जो मैंने सालों से उठाया था। लेकिन ये दुखाता भी था। मैं सिर्फ पैसे नहीं काट रही थी, मैं उस उम्मीद को जाने दे रही थी कि वो कभी मुझे देखेंगे जैसे मैं वहां बैठी थी। कैंसिल किए गए ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन ईमेल्स को घूरते हुए मैंने राहत और गुस्से का मिश्रण महसूस किया। तारा के शब्द गूंजते रहे। आर्यन की चोरी सालों से छिपी हुई। वो कितने समय से जानते थे? क्या माँ और पिताजी ने उसे कवर किया था, या वो अनजान थे? किसी भी तरह मेरे ऊपर उसे फेवर करने का उनका चुनाव साफ था। मैंने तारा को कॉल करने के बारे में सोचा, ज्यादा डिटेल्स के लिए पूछने के बारे में, लेकिन मैंने नहीं किया। उन्होंने मुझे बताने में रिस्क लिया था, और मुझे यकीन नहीं था कि उनकी लॉयल्टी कहाँ है। उस रात मैं जाग रही। माँ का टेक्स्ट मेरे दिमाग में जल रहा था। हम खत्म हो गए। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये एक घोषणा थी। उन्होंने अपनी साइड चुनी थी और मैं उस पर नहीं थी। लेकिन मैं वो लड़की नहीं थी जो उनकी मंजूरी के लिए भीख मांगती थी। मैंने अपनी जिंदगी उनके बिना बनाई थी, और अब मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी।
उनके धोखे ने मुझ में एक आग जला दी थी और मैं इसे मुझे नीचे जलाने नहीं दे रही थी। आधी रात तक मेरा फोन नोटिफिकेशंस का तूफान था। मिस्ड कॉल्स, वॉइसमेल्स, टेक्स्ट्स। माँ का नंबर पहले फ्लैश हुआ, फिर आर्यन का, फिर पिताजी का। उन्हें एहसास हो गया होगा कि मैंने पैसे बंद कर दिए हैं। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं अपने सोफे पर बैठी स्क्रीन को घूरती रही। हर बज छाती में गांठ को कस रहा था। सालों तक उनका सेफ्टी नेट होने के बाद मैंने प्लग खींच लिया था और वो बिखर रहे थे। आर्यन का पहला वॉइसमेल जहरीला था। तुम सोचती हो तुम बस दूर चली जा सकती हो आयुषी। उसने थूका। तुम स्वार्थी हो, हमें यूं हाई एंड ड्राई छोड़ रही हो। स्वार्थी? मैं लगभग हंस दी। मैंने उसके कर्ज चुकाए थे, रेस्टोरेंट्स को सहारा दिया था, और उसकी हिम्मत हुई मुझे स्वार्थी कहने की। उसका अगला मैसेज बदतर था। तुम्हें इसका पछतावा होगा, उसने कहा। उसकी आवाज नीची। अगर जरूरत पड़ी तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैंने इसे डिलीट कर दिया। मेरा हाथ स्थिर था लेकिन मेरा दिल दौड़ रहा था। कानूनी कार्रवाई किस बात के लिए? उन्हें उसकी गड़बड़ी से सालों तक बचाने के लिए। माँ के टेक्स्ट्स अगले आए। गिल्ट ट्रिप्स की बाढ़। तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो आयुषी? एट ने पढ़ा। मैं जो सब कुछ झेल चुकी हूं उसके बाद तुम अपनी माँ को छोड़ रही हो? दूसरा, मैंने तुम्हें इससे बेहतर पाला है। मैं उन शब्दों को घूरती रही। उनका चाकू घुमाने का प्रयास। वो हमेशा जानती थी कैसे मेरे दिल के तारों को खींचना है। मुझे देर रात की बातचीत याद दिलाती हुई जो हम करते थे, वो जो मुझे लगता था कुछ मायने रखती हैं। लेकिन अब ये मैनिपुलेशन लगा, प्यार नहीं। मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैं उनके शब्दों को मुझे वापस खींचने नहीं दे सकती थी। पिताजी की कॉल 1 बजे रात को आई। मैंने इसे वॉइसमेल पर जाने दिया। उनकी आवाज स्पीकर से गूंजती हुई। आयुषी, तुम्हें ये ठीक करना होगा, उन्होंने कहा, जैसे मैं एक एम्प्लॉई हूं जिसने कोई ऑर्डर गड़बड़ कर दिया हो। रेस्टोरेंट तुम्हारी मदद के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। तुम हमें कम से कम इतना तो देती हो। उन्हें? मैंने 3 लाख रुपए से ज्यादा दिए थे, अपनी जिंदगी के साल, और उन्होंने मुझे अपनी वसीयत से काट दिया था। मेरे कैरियर को खारिज किया था। आर्यन को उसके झूठों के बावजूद चुना था। मैंने वॉइसमेल सेव किया, गिल्ट से बाहर नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर के तौर पर कि वो कौन थे। सुबह तक मैसेजेस आते रहे। आर्यन ने एक और टेक्स्ट भेजा। तुम इस परिवार को तोड़ रही हो, ये तुम्हारी वजह से है। मैं उसे कल्पना कर सकती थी, टहलते हुए, हर किसी को दोष देते हुए सिवाय खुद के, उस छेद के लिए जो उसने खोदा था। तारा ने एक बार कॉल किया, लेकिन मैसेज नहीं छोड़ा। मैं सोच रही थी कि क्या वो बीच में फंसा महसूस कर रही थी, ये जानते हुए कि आर्यन ने क्या किया। लेकिन फिर से बोलने के लिए बहुत डरी हुई। माँ का अगला वॉइसमेल सॉफ्टर था, लगभग प्लीडिंग। आयुषी, प्लीज, उन्होंने कहा, उनकी आवाज टूटती हुई। हम परिवार हैं, तुम हम पर पीठ नहीं फेर सकती। मैं विश्वास करना चाहती थी कि उनका मतलब था, लेकिन उनका टेक्स्ट, हम खत्म हो गए, अभी भी मेरे दिमाग में जल रहा था। परिवार आपको यूं नहीं खारिज करता। पिताजी की दूसरी कॉल उस दोपहर आई। मैंने उठाया, सोचते हुए बस शायद वो स्वीकार करेंगे कि वो गलत थे। इसके बजाय उन्होंने शुरू किया। तुम अपनी माँ की सेहत को खतरे में डाल रही हो, उन्होंने कहा। उनका इलाज सस्ता नहीं है और रेस्टोरेंट लहू बह रहे हैं। तुम्हें स्टेप अप करना होगा। वसीयत के बारे में एक शब्द नहीं, आर्यन की चोरी या उनके धोखे के बारे में। मैंने फोन पकड़ा। मेरी आवाज शांत लेकिन ठंडी। मैं सालों से स्टेप अप कर रही हूं पिताजी।
मैं हो गई। उन्होंने रुका, फिर कहा, तुम अपना दिमाग बदलोगी जब देखोगी ये हमारे साथ क्या करता है। मैंने फोन काट दिया। मेरा संकल्प सख्त होता हुआ। बैराज नहीं रुका। आर्यन का अगला मैसेज मुझे एक्सपोज करने की धमकी दी। जो भी इसका मतलब था, सब जान जाएंगे कि तुमने हमें कैसे धोखा दिया, उसने लिखा। मैंने आंखें घुमाई। मुझसे धोखा? सालों तक उनका वजन उठाने के बाद? माँ ने एक और टेक्स्ट भेजा, मेरे बचपन की यादें ताज़ा करते हुए। याद है जब मैंने तुम्हारी पहली स्केचेस में मदद की थी? उन्होंने लिखा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहां रही हूं, लेकिन वो नहीं रही थी। ना जब मुझे उनकी जरूरत थी मेरे लिए खड़े होने के लिए, ना जब उन्होंने मेरे सपनों पर हंसी उड़ाई। मैं इस सबके दौरान चुप रही। हर मैसेज, हर कॉल मुझे वापस उनकी गड़बड़ी में खींचने की एक डेस्परेट कोशिश थी। लेकिन मैं अब साफ देख रही थी, वो मुझे नहीं चाहते थे, बस मेरे पैसे। मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया, कैंसिल किए गए पेमेंट्स की पुष्टि करते हुए। अब माँ के मेडिकल बिल्स कवर नहीं, अब आर्यन को बेल आउट नहीं, अब पिताजी के रेस्टोरेंट नहीं बचाना। मैंने साल उनका सम्मान कमाने की कोशिश में बिताए थे, लेकिन सम्मान वो नहीं था जो उन्होंने ऑफर किया। ये कंट्रोल था, और मैं इसे देने से हो गई थी। हफ्ते के अंत तक उनका पैनिक और बढ़ गया था। उनके शब्द गुस्से में, मिन्नतों में, धमकियों में जमा होते गए। लेकिन मैं नहीं डिगी। मैंने अपनी चॉइस की थी, स्पाइट से बाहर नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए। मैं अब उनका एटीएम नहीं थी, मैं आयुषी शर्मा थी, और मैं उनका बैकअप प्लान होने से हो गई थी। एक हफ्ते बाद मैं उनसे पुणे के एक कैफे में मिली। मैं एक आखिरी बातचीत के लिए राजी हुई थी, रिकंसाइल करने के लिए नहीं, बल्कि दरवाजा हमेशा के लिए बंद करने के लिए। हवा तनाव से भारी थी जब मैं अंदर चली, एक कोने की टेबल पर पिताजी, माँ और आर्यन को देखते हुए। तारा वहां नहीं थी। उन्होंने मुझे एक अपॉलजी टेक्स्ट किया था, कहते हुए कि वो फॉलआउट का सामना नहीं कर सकती। मैं बैठ गई, मेरा पोस्चर सीधा, मेरा संकल्प अटल। मैं वो आयुषी नहीं थी जो साल पहले उनकी मंजूरी के लिए भीख मांगती थी। मैंने सच से शुरुआत की। मैंने अपना सस्टेनेबल डिजाइन प्रोजेक्ट बेच दिया। मैंने कहा, मेरी आवाज स्थिर। एक नेशनल फर्म ने इसे 10 लाख रुपए में खरीद लिया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन मैंने रुकी नहीं। मैंने इसे स्क्रैच से बनाया, तुम्हारी मदद के बिना, तुम्हारी डाउट्स के बावजूद। पिताजी का जबड़ा कसा, माँ ने नीचे देखा, और आर्यन असहज तरीके से हिला। मैं आगे झुकी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, पैसा, समय, विश्वास, और तुमने इसे फेंक दिया। आर्यन को मेरे ऊपर चुना, यहाँ तक कि उसने तुमसे चोरी की उसके बाद भी। मैंने तारा के नाम का जिक्र नहीं किया, उनके सीक्रेट को प्रोटेक्ट करते हुए। आर्यन का चेहरा लाल हो गया। तुम झूठ बोल रही हो, वो चिल्लाया। तुम बस जेलस हो, हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रही हो। मैंने हिचकिचाई नहीं। रसीदें झूठ नहीं बोलती आर्यन। मैं जानती हूं तुमने क्या किया। माँ का हाथ उनके मुंह पर उड़ गया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। पिताजी की आवाज तीखी थी। तुम्हें हमें जज करने का हक नहीं है, उन्होंने कहा। तुम फैमिली बिजनेस से दूर चली गईं। मैं हंसी, एक कड़वी आवाज। मैं चली गई? तुमने मुझे धक्का दिया पिताजी। तुमने मुझे अपनी वसीयत से काटा, मुझे बेवफा बुलाया। माँ ने अपना यूजुअल टैक्टिक अपनाया। उनकी आवाज सॉफ्ट और प्लीडिंग। आयुषी, हम तुम्हारा परिवार हैं, तुम अब हम पर पीठ नहीं फेर सकती। मैंने उनकी आंखों में देखा, बिना डगमगाए। तुमने पहले पीठ फेरी माँ। वो टेक्स्ट, हम खत्म हो गए, तुम्हारी चॉइस थी। वो सिकुड़ गईं, आंसू भर आए, लेकिन मैं नहीं डगमगाई। मैं तुम्हारा सेफ्टी नेट होने से हो गई हूं, मैंने कहा। मैं सम्मान की हकदार हूं, मैनिपुलेशन की नहीं। अगर तुम ये नहीं दे सकते, तो हम फिनिश हो गए हैं। आर्यन ने खिल्ली उड़ाई।
तुम सोचती हो तुम हमसे बेहतर हो? तुम रेंगती हुई वापस आओगी? मैंने सिर हिलाया। नहीं आर्यन, नहीं आऊंगी। मैं खड़ी हुई, मेरी चेयर फर्श पर घिसटती हुई। बस इतना ही, मैंने कहा। अब कोई पैसे नहीं, कोई कॉल्स नहीं, कोई मौके नहीं। पिताजी का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें इसका पछतावा होगा आयुषी, उन्होंने कहा, आर्यन की धमकी को 1 हफ्ते पहले से दोहराते हुए। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं बाहर चली गई। कैफे का दरवाजा मेरे पीछे बंद हुआ। मेरा दिल भारी लेकिन मुक्त। मैंने पीछे नहीं देखा। 1 साल बाद मैंने म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए फॉल आउट सुना। फैमिली रेस्टोरेंट्स बैंकरप्ट हो गए। मेरे फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना सरवाइव करने में असमर्थ आर्यन को कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा। वेंडर्स ने उस पर केस किया जब उसके छिपे हुए अकाउंट्स सामने आए, सालों की चोरी को एक्सपोज करते हुए। माँ और पिताजी एक शांत, आइसोलेटेड लाइफ में रिट्रीट कर गए, उनकी विरासत खंडहरों में। तारा, मुझे पता चला आर्यन को छोड़ गई थी, कहीं और फ्रेश स्टार्ट ले रही थी। मैंने रीच आउट नहीं किया, वो चैप्टर बंद हो गया था। मैं आगे बढ़ी, अपनी एनर्जी अपनी डिज़ाइन फर्म में डालते हुए। मेरे प्रोजेक्ट की सेल ने मुझे एक्सपैंड करने की फ्रीडम दी, एक टीम हायर करने की, इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेने की। मेरी जिंदगी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन ये मेरी थी, मेरी शर्तों पर बनी, उनकी नहीं। मुझे बाउंड्रीज सेट करने में शांति मिली, अपने परिवार के ऊपर खुद को चुनने में, जो कभी मुझे नहीं चुनता था। उनके धोखे का दर्द बना रहा, लेकिन ये अब मुझे डिफाइन नहीं करता था। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैंने कुछ जरूरी सीखा। सम्मान खुद से शुरू होता है। मैंने साल उनका प्यार कमाने की कोशिश में बिताए, सोचते हुए कि मुझे अपनी वर्थ साबित करनी है। लेकिन पैसे या बलिदान की कोई रकम नहीं बदल सकती थी कि वो मुझे कैसे देखते थे। बाउंड्रीज सेट करना स्वार्थी नहीं था, ये सर्वाइवल था। इसने मुझे अपनी वर्थ को वैल्यू करना सिखाया, उन लोगों से दूर चलना सिखाया जो नहीं करते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी को सुनते हुए इसे दिल से लेंगे। परिवार दर्द सहने की एक जिम्मेदारी नहीं है, ये एक बंधन है जो आपको ऊपर उठाना चाहिए। अगर ये नहीं करता तो आपको जाने देने का हक है। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर करना आसान नहीं था, लेकिन ये मेरी सच्चाई है। मैं आपके विचार सुनना चाहूंगी। क्या आपने कभी परिवार के साथ बाउंड्रीज सेट की हैं? नीचे कमेंट्स में बताइए और चलिए बात करते हैं। आपकी कहानियां मायने रखती हैं और मैं आप में से हर एक की शुक्रगुजार हूं जिसने सुना।